नीट हो या सीबीएसई के सवालों में परीक्षा, पेपर लीक और ओएसएम पर घिरी व्यवस्था। अब सेना संभालेगी परीक्षा की ढाल। क्या तभी रुकेगा पेपर लीक का जाल? शिक्षा का बंटाधार, छात्रों पर अत्याचार। तो चलिए शुरू करते हैं आंकड़े हमारे फैसला आपका। कहीं नीट का पेपर लीक हो गया? यह बात अलग है कि नीट के चेयरमैन प्रदीप जोशी ने पेपर लीक होने से इनकार कर दिया और कह दिया था कि जब तक सीबीआई नहीं कहेगी तब तक हम मानेंगे ही नहीं कि पेपर लीक हो गया। बहुत बढ़िया जोशी जी। और अब एक कदम और आगे 12वीं में पहुंचिए तो सीबीएसई की कॉपियां स्कैनिंग से गायब हो रही हैं। कहीं नंबरों पर सवाल उठ रहे हैं तो कहीं भाषा और सिस्टम की गड़बड़ियां बच्चों के भविष्य पर भारी पड़ रही है। सोचिए कि जिस छात्र ने पूरे साल मेहनत की हो, जिसने डॉक्टर, इंजीनियर या फिर अफसर बनने का सपना देखा हो, अब उसी कॉपी की सिस्टम की गलती से अधूरी जांची जाए। अगर परीक्षा से पहले ही पेपर बाजार में घूमने लगे तो उस बच्चे का भरोसा किस पर बचेगा? यह सवाल है। आज देश में 1,15,00,000 से ज्यादा छात्र अलग अलग परीक्षा विवादों से प्रभावित बताए जा रहे हैं। यह सिर्फ आंकड़ा नहीं है, यह करोड़ों सपनों की बेचैनी है, करोड़ों परिवारों की चिंता है और उस शिक्षा व्यवस्था पर भी सवाल है जिस पर देश का भविष्य टिका है। अब हालात ऐसे हैं कि भारत में शिक्षा व्यवस्था की खुलती पोल के बीच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को इस मोर्चे पर लगा दिया है। आज इसी सवाल पर, आज इसी बात पर हम सीधी बहस करेंगे कि क्या बच्चों का भविष्य सिस्टम के भरोसे सुरक्षित है, क्या फिर शिक्षा व्यवस्था खुद ही सवालों के घेरे में। कई सारे सवाल, बहुत सारे सवाल जो उठाए जा रहे हैं, हर तरफ इसकी चर्चा हो रही है, हर घर में चर्चा हो रही है। सीबीएसई पर सवाल उठ रहे हैं, नीट में बवाल हो रहा है, छात्रों के भविष्य पर भी इस बात को लेकर कि भाई इनका भविष्य क्या वाकई अंधकार में? नीट विवाद से हाहाकार मचा हुआ है, सीबीएसई ओएसएम पर भी तकरार बनी हुई है। लेकिन अब जाकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कह रहे हैं कि साहब इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। अब जाकर, जबकि इससे पहले तमाम सवाल उठ चुके हैं, तब धर्मेंद्र प्रधान ने नहीं कहा, लेकिन अब देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अब कह रहे हैं। शिक्षा प्रणाली पर सवाल लगातार उठ रहे हैं, जवाब कौन देगा? आज देश की शिक्षा प्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं, आखिर छात्रों के भविष्य को लेकर क्यों किसी की पड़ी नहीं है? आखिर कौन हल करेगा? इनके तमाम सवालों के जवाब कौन देगा? देश की दो सबसे बड़ी परीक्षा व्यवस्थाएं सवालों के घेरे में हैं, नीट और सीबीएसई। नीट और सीबीएसई में शिक्षा प्रणाली पर फसाद हो रहा है। सीबीएसई 12वीं के रिजल्ट और ओएसएम सिस्टम पर बड़ा विवाद हो रहा है। ओएसएम में गड़बड़ियों से छात्र और अभिभावकों में नाराजगी बनी हुई है। अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर उच्च स्तरीय बैठक चल रही है। बैठक में कौन है? प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकारी, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान मौजूद रहे। धर्मेंद्र प्रधान ने पहली बार इसकी जिम्मेदारी स्वीकार कर ली है। ओएसएम मामले में बड़े एक्शन या फिर जांच की अटकलें तेज हो रही हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि ब्लैक लिस्टेड कंपनी को ओएसएम का काम सौंप दिया गया, जो तेलंगाना में ब्लैक लिस्टेड थी। बिना पायलट प्रोजेक्ट के इसे लागू कर दिया गया ओएसएम सिस्टम। 2 जून की संसदीय समिति ने भी सीबीएसई अधिकारियों को तलब किया। दिग्विजय सिंह की अध्यक्षता वाली समिति ने तमाम सवाल पूछे। समिति यह जानना चाहती थी कि ओएसएम को ठेका आखिर कैसे मिला, यह बता दीजिए। नीट यूजी 2026 पर भी पेपर लीक और धांधली के आरोप लगते रहे। शिक्षा मंत्रालय, एनटीए और सीबीएसई के अफसर तलब हुए। 1 और 2 जून को संसदीय समिति की बैठक अब फिर से होने जा रही है, फिर से सवाल पूछे जा रहे हैं। लेकिन कमी कहां रह गई?
सीबीएसई में जो डिजिटल चेकिंग में डाका डाला गया है, ओएसएम का गड़बड़ झाला सामने आया है, वो है क्या? सीबीएसई में डिजिटल चेकिंग में जो डाका पड़ा है, जिसमें सीबीएसई में ओएसएम सिस्टम की पोल खुल गई है और सच सबके सामने आ गया है। सच ये है कि सीबीएसई 12वीं की ऑन स्क्रीन जो मार्किंग है, ओएसएम जिसे कहते हैं, उस पर विवाद गहरा गया है। कॉपियों की जांच में गंभीर गड़बड़ियां सामने आ गई। ओएसएम का जो ठेका है, जिस कंपनियों को ठेका दिया गया है, क्वेम्ट एडुकेट नाम इस कंपनी का, जिसे ठेका दिया गया है, वो तेलंगाना की कंपनी है। 2019 और 2023 में परीक्षा विवादों में ये सवालों में आ चुकी है, ब्लैक लिस्टेड हो चुकी है। राहुल गांधी ने भी पूछ लिया है कि भैया ब्लैक लिस्टेड कंपनी को ये काम क्यों दे दिया गया, जरा हमें समझा दीजिए। जवाब अभी तक नहीं आया। लेकिन सीबीएसई ने ठेका प्रक्रिया में गड़बड़ी के आरोपों को खारिज कर दिया है। एथिकल हैकर निसर्ग अधिकारी ने 25 फरवरी को ही चेतावनी दे दी थी मेल के जरिए, और यह कहा था कि बिना एडवांस हैकिंग स्किल्स के सिस्टम में छेड़छाड़ होने का आरोप लगा दिया था। ग्वालियर में एक छात्र है, भूगोल की उत्तर पुस्तिका से 5 नंबर का उसका जो मैप है, वो मैप ही गायब है, वो है ही नहीं। आरोप है कि स्कैनिंग के दौरान एक मैप सिस्टम में अपलोड ही नहीं हुआ है। अब 5 नंबर उस छात्र के चले गए। राजस्थान के श्रीगंगानगर में भाषा संबंधी बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। हिंदी सेंटर पर बंगाली और गुजरात भाषा की कॉपियां भेज दी गई हैं चेक करने के लिए, जांचने के लिए। सेंटर हिंदी का है, जांचने वाला हिंदी का है, और कॉपियां पहुंची बंगाल की और गुजराती की। बताइए आप कैसे कॉपी जांची जाएंगी? 20,000 से ज्यादा उत्तर पुस्तिकाओं को लेकर शिक्षकों ने खुद आपत्ति दर्ज की। बाद में सीबीएसई ने कॉपियां दूसरे शिक्षकों को जारी की कि भैया इनको किसी और को भेजिए। ओएसएम सिस्टम को लेकर छात्र और अभिभावकों में भारी नाराजगी दर्ज है और बड़ी संख्या में अब रीवैल्यूएशन के लिए लोगों ने भर दिया। वो भी कैसे होगा पता नहीं, व्यवस्था ही नहीं है इतनी। सबसे बड़ी बात जान लेते हैं कि आखिर क्या है ओएसएम सिस्टम। कैसे ओएसएम ने छात्रों के भविष्य का खेल बिगाड़ दिया है, कैसे सीबीएसई में ओएसएम से बच्चों का भविष्य खतरे में पड़ गया है। ओएसएम यानी कि ऑन स्क्रीन मार्किंग एक डिजिटल कॉपी जांचने की प्रणाली है। इसमें छात्रों की जो उत्तर पुस्तिकाएं हैं, उन उत्तर पुस्तिकाओं को पहले स्कैन किया जाता है। इसके बाद एग्जामिनर कंप्यूटर स्क्रीन पर बैठकर कॉपियों को चेक करता है। पारंपरिक तरीके की तरह फिजिकल कॉपी हाथ में नहीं दी जाती है। सीबीएसई ने इसे मूल्यांकन प्रक्रिया तेज और पारदर्शी बनाने के लिए लागू किया था, लेकिन बंटाधार हो गया। सिस्टम में हर उत्तर का डिजिटल रिकॉर्ड रहता है, नंबर सीधे ऑनलाइन सिस्टम में अपलोड हो जाते हैं, अपडेट होते हैं। करीब 98 लाख से ज्यादा कॉपियां डिजिटली स्कैन हुई हैं। ऑनलाइन ही स्टेप बाय स्टेप मार्किंग की गई है। दावा यह किया गया था कि इससे गलती और पक्षपात कम होगा। ओएसएम पर स्कैनिंग, नंबरिंग और तकनीकी खामियों के आरोप लग रहे हैं। छात्रों की उत्तर गायब होने की बात भी सामने आ रही है। नंबर कम मिलने और कॉपी गलत तरीके से जांचने की शिकायत धड़ल्ले से भरपूर आ रही है। अब भाई ब्लैक लिस्टेड कंपनी ओएसएम पहले से विवादों में थी, फिर विवादों में आ गई है। यह सामने आ गया है। ओएसएम का काम जो दिया गया था, जिस कंपनी को दिया गया था, वो कंपनी ब्लैक लिस्टेड थी। वो पहले से ही विवादों में घिरी हुई थी। ओएसएम का काम ब्लैक लिस्टेड कंपनी को दिया गया। हैदराबाद की क्वेम्ट एडुकेट कंपनी को यह काम मिला था। कंपनी पहले तेलंगाना बोर्ड जो हुए थे, एग्जाम हुए थे, उसको लेकर विवादों में थी। 2019-2023 में कंपनी पर कई सारे सवाल उठे थे। लेकिन जो गवर्निंग बॉडी है, गवर्निंग बॉडी ने यह कहा था सीबीएसई की कि भाई पहले इसका पायलट प्रोजेक्ट किया जाए और जितने भी हमारे रीजन हैं वहां पर इसका पायलट प्रोजेक्ट कराया जाए। लेकिन सीबीएसई ने सीधे पूरे सिस्टम में ओएसएम ही लागू कर दिया। बिना ट्रायल के नई व्यवस्था लागू करने पर अब सवाल उठ रहे हैं। ओएसएम के तहत 12वीं की कॉपियां स्कैन की गई थी। कॉपियों में स्कैन और नंबरिंग की खामियों की शिकायत अब आ रही है। सीबीएसई की पारदर्शिता और तैयारियों पर सवाल उठ रहे हैं। सीबीएसई ने सभी आरोपों को खारिज कर दिया है। बोर्ड ने कहा है कि ठेका प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी नहीं हुई थी। एक पोर्टल सिस्टम है भारत सरकार का, हमने उस पोर्टल सिस्टम पर यह डाला
कंपनी ने अप्लाई किया, हमने उसको ठेका दे दिया। बैकग्राउंड कौन चेक करेगा? इतना संवेदनशील मामला, यह सबसे बड़ा सवाल है। आपने अच्छा किया कि आपने ये कह के भाई एक गवर्नमेंट का पोर्टल सिस्टम है, हमने उस पर डाला, उसमें कुछ लोगों ने अप्लाई किया, हमने उनको ठेका दे दिया। हमने प्रक्रिया पर सवाल कौन उठा रहा है? सवाल ये उठा रहा है कि आप जिसको ठेका दे रहे हो, क्या आपने उसका बैकग्राउंड चेक किया? आपने देखा कि जहां जहां उसने काम किया है, क्या वहां पर कोई गड़बड़ झाला तो नहीं किया, कोई विसंगति तो चेक नहीं की? अब पेपर लीक का जो जाल है उसमें एक बात सामने आ रही है, इसका कंफर्मेशन अभी तक नहीं है, लेकिन यह सुनने में आ रहा है कि साहब सेना को इसमें लगाया जा सकता है। नीट में जो पेपर लीक है उसको लेकर सरकार एक्शन में दिख रही है। पेपर की ढुलाई और सुरक्षा सेना को सौंपने की चर्चा चल रही है, जिसको लेकर राजनाथ सिंह के आवास पर एक बैठक हो रही है। असल में नीट पेपर लीक विवादों के बाद केंद्र सरकार अब अलर्ट स्थिति पे आ चुकी है। परीक्षा प्रणाली को और सुरक्षित बनाने पर मंथन चल रहा है। प्रश्न पत्रों की सुरक्षा में सेना की मदद लेने पर विचार चल रहा है। पेपर की ढुलाई और सुरक्षा सेना को सौंपने की बात चल रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर इसे लेकर एक बैठक हुई। प्रक्रिया को किस तरीके से फुल प्रूफ बनाया जाए। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई की जांच पहले से ही चल रही है और कोचिंग सेंटर संचालक शिवराज मोटेगांवकर की हिरासत बढ़ा दी गई है। सीबीआई ने अन्य आरोपियों से भी आमना सामना कराने की बात बताई है। अब सीबीआई 11 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। नीट की दोबारा परीक्षा 21 जून को कराने की बात सामने आ रही है। लेकिन सेना क्या करेगी? सेना क्या करेगी जब नीट का जो पेपर बनाने वाला व्यक्ति है वो खुद ही पेपर को लीक कर देगा? तो सेना क्या करेगी? भाई सेना ढुलाई का काम देख सकती है, छापने का और पेपर बनाने का काम सेना नहीं करेगी ना। इस बात को समझना होगा। लेकिन छात्रों का तो आपने बंटाधार कर दिया। अब यह भी समझ लेते हैं कि कैसे शिक्षा ने बंटाधार कर दिया, छात्रों का अत्याचार कर रखा है। देश में कुल 1.15 करोड़ छात्र हैं, यानी कि 1 करोड़ 15 लाख। अब सीबीएसई में ओएसएम व्यवस्था से 12वीं के 18 लाख छात्र परेशान हैं। नीट पेपर लीक से 22 लाख छात्रों के साथ धोखा होने की बात सामने आ रही है। सीबीएसई 3 लैंग्वेज पॉलिसी से 23 लाख छात्र परेशान हैं और एसएससी जीडी पेपर में 52 लाख छात्रों के साथ खिलवाड़ हो रही है। सिस्टम की मार से कुल 1 करोड़ 15 लाख छात्र प्रभावित हैं। शिक्षा व्यवस्था पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। शिक्षा व्यवस्था पर विपक्ष और छात्रों का हमला तेज हो रहा है। और मजेदार देखिए कि इस पर जांचें चल रही हैं। किसी भी बड़े अधिकारी ने अब तक कोई जिम्मेदारी तय नहीं की। पुरानी सरकार होती तो ना जाने कितने सवाल उठाकर इस्तीफा ले लिया जाता, देश हिला दिया जाता। लेकिन सरकार में जो बैठे हैं, जिनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए, उन्होंने कहा कि हम जिम्मेदारी लेते हैं तो इस्तीफा दीजिए। वही मांग तो छात्र कर रहे हैं। अब इन तमाम बातों को लेकर हम जनता के बीच गए, जनता से कुछ सवालों को पूछा, सर्वे कराया। पहला सवाल जो हमने लोगों से पूछा वो पहला सवाल कि क्या राजनाथ सिंह के घर बैठक शिक्षा सिस्टम पर बढ़ते संकट का संकेत है? जो लोगों की राय निकल कर आई वो मैं आपको बता देता हूं। 52% लोगों ने कहा हाँ ये बहुत गंभीर मामला है, इसलिए ये बैठक हो रही है। 15% लोगों ने कहा हालात फिलहाल कंट्रोल में हैं। 27% लोगों ने कहा कि सरकार दबाव में दिख रही है और 6% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। सर्वे का एक और सवाल, दूसरा सवाल जो हमने लोगों से पूछा कि क्या नीट सीबीएसई विवाद छात्रों के भविष्य के साथ सबसे बड़ा खिलवाड़ है? लोगों की राय निकल कर जो आई, 28% लोगों ने कहा हाँ शिक्षा सिस्टम फेल हो चुका है। 20% लोगों ने कहा सुधार की उम्मीद अभी भी बाकी है और 52% लोगों ने कहा इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। शिक्षा मंत्री, शिक्षा विभाग जो है वो जिम्मेदार है। एक और सर्वे का सवाल हमने पूछा लोगों से, महत्वपूर्ण सवाल था कि क्या सीबीएसई ओएसएम विवाद से छात्रों का जो भरोसा है वो कमजोर हुआ है? लोगों की राय जो निकल कर आई, हाँ सिस्टम पर सवाल उठे हैं, 50% लोगों ने कहा है। 22% लोगों ने कहा सरकार सुधार कर लेगी और 28% लोगों ने कहा छात्रों में डर इस बात को लेकर बढ़ा है। सर्वे का एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा, चौथा सवाल, क्या बार बार परीक्षा विवादों से देश की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं? लोगों की राय,
हां भरोसा टूट रहा है। ये 51% लोगों ने कहा कि हां भरोसा टूट रहा है। 29% लोगों ने कहा सुधार संभव है। 20% लोगों ने कहा छात्रों में डर बढ़ा है। सर्वे का एक और आखिरी सवाल जो हमने लोगों से पूछा कि क्या नीट पेपर सुरक्षा के लिए सेना की मदद लेना सरकार का सही कदम है? अभी तक इसकी पुष्टि नहीं है, फिर भी हमने ये पूछा। हां सिस्टम फेल हुआ है इसलिए सेना की मदद ली जा सकती है। 42% लोगों ने कहा। 13% लोग ऐसे थे जो कह रहे थे इससे भरोसा लौटेगा और 45% लोग ये कह रहे थे कि सुरक्षा बढ़ाना जरूरी है क्योंकि हर जगह सुरंग है, पोल है, कमी है, इसलिए ऐसा किया जाना चाहिए। विस्तार से चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। एसीपी दिल्ली पुलिस के पूर्व मेरे साथ मौजूद हैं, अशोक सिंह डायरेक्टर मेरे साथ मौजूद हैं, बोडामास के जो कि एजुकेशन से जुड़े हैं। इसके साथ साथ मुकेश वर्मा भी मेरे साथ जुड़ेंगे जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। चर्चा करेंगे विपिन शर्मा, माफ कीजिए, जुड़ेंगे जो कि वरिष्ठ पत्रकार, उनसे भी समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है, वेदभूषण शर्मा जी मेरे साथ हैं, मैं उनसे समझने की कोशिश करूंगा। वेदभूषण जी, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर बैठक चल रही है, प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकारी वहां पर मौजूद हैं, शिक्षा विभाग के अधिकारी वहां पर मौजूद हैं, देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान वहां पर मौजूद हैं। अब इस बात की पुष्टि नहीं है लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि शायद सेना को इस काम में लगाया जा सके। तो ये मान लिया जाए कि जो शिक्षा विभाग है, शिक्षा मंत्री हैं, वो कुछ नहीं कर पाए हैं, अब रक्षा मंत्री के पास जाकर व्यवस्था संभालने की बात हुई है, तो फिर दीजिए इस्तीफा। देखिए मनु जी, जब चौकीदार ही खेत को खाने लगे तो सरे अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। अब इतनी हालत खराब हो गई कि आर्मी एयरफोर्स को यदि लगाना पड़ रहा है और एग्जाम के अंदर जो बच्चे नीट के एग्जाम के अंदर, सीबीएसई के एग्जाम के अंदर अपीयर होना चाहते हैं, ये शिक्षा है या कोई फौजदारी या कहीं वार पर या किसी फ्रंट पर जाने की तैयारी हो रही है, तो ये जो दिखाती है कि स्थितियां बहुत खतरनाक है। अभी जिस ओएसएम की आप बात कर रहे थे उसके अंदर जो घोटाला हुआ है उसमें करप्शन की बू आती है, इस तरह की चीजें निकल कर आने लगी हैं। पहले एसओजी की इन्वेस्टिगेशन, बाद में सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन, चूंकि इंटर स्टेट इन्वेस्टिगेशन का मामला था, राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार तमाम स्टेट से जुड़ा हुआ मामला था और भ्रष्टाचार से लेकर तमाम इनसाइडर्स की कहानी बयान कर रहा था। 11 जो अभी तक गिरफ्तारियां हुई हैं उसमें मैक्सिमम खुद एनटीए के, सीबीएसई या बड़े अधिकारी थे जो इससे जुड़े हुए थे। पार्लियामेंट कमेटी इस बारे में उनसे सवाल जवाब कर रही है, उनसे पूछताछ की गई है बुलाकर, परंतु स्थिति इसका मतलब बहुत ज्यादा खराब है। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने उसमें इंटरवीन करते हुए राजनाथ सिंह जी को कहा कि मीटिंग बुलाए जाए, तमाम जो है एयरफोर्स, आर्मी को उसमें डिप्लॉय किया जाए। तो ये क्या फुल प्रूफ हो पाएगा? इसके बाद क्या गारंटी है कि इस तरह की चीजें दोबारा रिपीट नहीं होंगी? क्या इसके लिए और कोई इंतजाम किए जाने की जरूरत है? क्योंकि ये अनयूजुअल और अनप्रेसिडेंटेड है, हिंदुस्तान में कभी नहीं हुआ किसी भी बड़े एग्जाम के अंदर। हालांकि गड़बड़ियां केवल इस एग्जाम में नहीं हुई है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, तमाम राजस्थान के अंदर जो वे बड़े एग्जाम तो होते हैं, इवन कांस्टेबल के लिए जो भर्ती होती है उनके लिए अक्सर तमाम तरह के भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं। हरियाणा के अंदर तो सीएम, चीफ मिनिस्टर को 10 साल की सजा हो गई टीचर्स घोटाले के अंदर। तो आप सोचें बिहार के अंदर क्या हुआ, वेस्ट बंगाल के अंदर कितना बड़ा घोटाला हुआ। तो ये तमाम जो घोटाले हैं इसके अंदर कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की बू आती है, राजनीतिक दबाव की कमी नजर आती है। अब एयरफोर्स या आर्मी को लगाने से क्या परीक्षा सक्सेसफुल हो पाएगी? उसमें कोई बेईमानी, धांधली, गड़बड़ी नहीं होगी। जो विदेशों से बच्चे मेडिकल की पढ़ाई कर कर आते हैं उसमें ये एलिगेशन लगते हैं, जब उनको एग्जाम देना होता है लगभग 30 से 40 लाख रुपए उनको रिश्वत के देने होते हैं। जब विदेश से बच्चे पढ़कर पढ़ाई करके आते हैं मेडिकल के, उनको रेगुलर होने के लिए जो एग्जाम होता है, ये बहुत बहुत सीक्रेट चीज नहीं है। इसके लिए तमाम तरह के धरने, प्रदर्शन, जंतर मंतर पड़े हुए हैं, स्टूडेंट्स ने किए हैं, तमाम लोगों ने किए हैं, परंतु स्थिति में अभी बहुत ज्यादा अच्छा सुधार नहीं है। और इस तरह की जो संस्थाएं हैं, यूपीएससी है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, बैंकिंग सर्विस रिक्रूटमेंट बोर्ड है और तमाम इस तरह की जो संस्थाएं हैं उनके ऊपर गाहे बागाहे इस तरह के एग्जाम लगते रहे कि एलिगेशंस लगते रहे कि उन्होंने इसमें भ्रष्टाचार किया, गड़बड़ी की, जो एसओपी थे उसको वायलेट किया गया, ऐसी कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया जिसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। तो ये आने वाले समय में क्या आर्मी को डिप्लॉय कर देना या इससे कोई
विशेष बेनिफिट स्टूडेंट्स को मिल पाएगा। केवल ट्रांसपोर्टेशन इस इशू नहीं है, इशू ये है कि जो इनसाइडर बैठे हुए, जो कॉकरोच बैठे हुए अंदर सिस्टम के अंदर, उन कॉकरोच को कैसे टैकल करा जाए, कैसे मारा जाए, कैसे खत्म किया जाए। पेपर एक जगह से दूसरी जगह ले जाना ये बहुत बड़ा टेक्निकल इशू नहीं है। इसमें आप एक सिपाही को भी ईमानदारी से लगा देंगे, वो भी ले जाएगा, पर इसमें आर्मी को उतार देना या आर्म फोर्सेस को उतारना एक बहुत बड़ा सवाल पैदा करता है कि क्या हमारा सिस्टम इतना खराब हो चुका है कि हर जगह कॉकरोच आ गए हैं। कहां कहां तक आप कॉकरोच को मारेंगे, कहां कहां तक आप सेना भेजेंगे, कहां कहां पर आप सेना के जवान भेजेंगे, तब जबकि हर जगह पोल खुली हुई है। मेरे साथ एजुकेशनिस्ट अशोक सिंह हैं, मैं उनके पास चलूंगा। अशोक सिंह जी, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि ये जो पूरी व्यवस्था है, इस व्यवस्था में आप सेना अगर लगा भी दें तो वो ट्रांसपोर्टेशन देख पाएगी, लेकिन यहाँ तो हमने नीट में भी जो हुआ था वो भी हमने देखा कि वहाँ पर जो पेपर बनाने वाले थे वही माफियाओं के साथ जुड़ गए थे और सेंटर में पेपर पहुँचता, बहुत सारी तमाम सारी चीज़ें हैं। लेकिन ये जो लगातार घटनाक्रम हो रहा है, पहले भी एनटीए में देखा था, फिर दोबारा एनटीए में हो गया, अब ये सिस्टम लागू हो गया, पता चला कि साहब जो कंपनी है वो कंपनी तो पहले से ही ब्लैक लिस्टेड हो चुकी है, उसकी 2019 और 23 में गंभीर खामियां हुई हैं, बावजूद आपने उसको ठेका दे दिया। और सीबीएसई क्या कहता है कि साहब हमने प्रक्रिया पर कोई कमी नहीं छोड़ी, हमने जो ठेका देने की प्रक्रिया है उसमें कोई कमी नहीं छोड़ी। अरे आपने ठेकेदारों को, आपने शिक्षा माफिया को, बंटाधारों को यह जिम्मेदारी दे दी और आप केवल पेपर पर अपनी प्रक्रिया को बचा रहे हैं। मैं आपकी राय जानना चाहता हूं। देखिए, मेरी राय स्पष्ट है, ये कंप्लीट नेग्लिजेंस है और सिस्टम का फेलियर है। अगर आप सेना को लगा रहे हैं पेपर कंडक्शन के लिए, तो ये कंप्लीटली दिखाता है कि यू डोंट हैव फेथ ऑन योर सिस्टम। सिस्टम जो है आपने खुद बनाया है। अगर आप खुद ही सिस्टम पे भरोसा नहीं करते हैं, आपको खुद ही भरोसा नहीं है कि जो लोकल पुलिस है वो पेपर को डिप्लॉय सही से कर पाएगी, सही से ट्रांसपोर्ट कर पाएगी, तो ये कंप्लीटली अपने ही सिस्टम पे भरोसा नहीं करने जैसा है। पेपर लीक ट्रांसपोर्ट के दरमियान हुआ था 2024 में, पेपर लीक 2025 में भी अभी कई चीजें आ रही है कि पेपर लीक उसमें भी हुआ था। अभी जो 2026 में हुआ है वो इनसाइडर आपके टीचर्स ने किया है। तो कंप्लीटली ये देखिए, सिस्टम जो है फेल हो रहा है और सिस्टम को जो कंट्रोल कर रहा है, जो सिस्टम को हेड कर रहा है, एजुकेशन मिनिस्टर ने अब जाके इसकी जिम्मेवारी ली है, नहीं तो अब तक उन्होंने इसके बारे में जिम्मेवारी भी नहीं ली। और जिम्मेवारी पहले लिया भी, तो जिम्मेवारी लेने के बाद भी आप अगर इस तरह के मेजर्स लेके आप सोच रहे हैं कि ये ठीक होगा, तो ये नहीं होगा। आपको कंप्लीटली पूरे सिस्टम को ऊपर से नीचे ठीक करना पड़ेगा, जहां से वो पेपर बन रहा है और पेपर बनने से लेके जो एग्जाम कंडक्शन है। मैं आपको यहाँ पर फिर से बड़ी जिम्मेवारी से कह रहा हूँ, 2024 में भी कहता था कि इसको ऑनलाइन होना चाहिए, ये क्यों हो रहा है अभी तक ऑफलाइन। ये अब ऑनलाइन के लिए अब इन्होंने अगले साल कहा है और इसीलिए इस साल जो है, अब चूंकि हड़बड़ी में पेपर कंडक्शन कराना है, तो इसके लिए इनको अब अपने सिस्टम पे भरोसा नहीं है, तभी इस तरह की सोच आ रही है कि आर्मी से होना चाहिए। ये एक पार्ट है नीट का। जो दूसरा है सीबीएसई का, ये है एकदम से जो प्रोसेस है उस आपका फेल हुआ है। आप ऐसी कंपनी को पहले ऑनरोल करते हैं और फिर आपने उसकी कोई टेस्टिंग नहीं की। जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं, हम लोग भी कुछ बनाते हैं सॉफ्टवेयर, तो पहले उसको टेस्टिंग फेज में रहते हैं। आप बिना टेस्टिंग फेज में आप सीधा हाथ बढ़ा के आपने उसको इम्प्लीमेंट किया। जब आप इम्प्लीमेंट करते हैं और इतने बड़ी संख्या में जब बच्चों का भविष्य है, इसका मतलब है कि आपके लिए जो एडुकेशन है या जो बच्चों का फ्यूचर है वो बहुत मायने नहीं रखता है। ये कंप्लीट नेग्लिजेंस है और इसमें जो है पब्लिक जो भी अभी आउटक्राई हो रहा है ये भी बहुत कम है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप अपने स्टूडेंट, अपने एग्जाम, अपने लोग और अपने सिस्टम को सही नहीं करेंगे तो ट्रस्ट कहाँ से जीतेंगे। ये पढ़ाई जो है, अगर स्टूडेंट को ये ट्रस्ट ही नहीं होगा कि एग्जाम फेयरली कंडक्ट हो रहा है, तो कैसे मोटिवेट होगा एग्जाम के लिए। तो ये जो है कंप्लीटली, जहाँ भी अब प्रधानमंत्री अगर एक्शन में है, डिफेंस मिनिस्टर एक्शन में है, तो वो ठीक बात है, आप लीजिए, सीरियसनेस दिखाइए, लेकिन सिस्टम को पूरी तरह ठीक कीजिए। एग्जाम कंडक्शन और भी कंट्री कर रही है। मौजूद है, मैं उनके पास चलूंगा। मुकेश वर्मा, आपकी राय, अभी तक जितना भी घटनाक्रम हुआ है आपने देखा, आपकी राय। सर, ये बहुत ज्यादा दुखद था
कि मतलब जो बच्चा 2 साल तैयारी करता है पूरा और उसके बाद पता चलता है कि उसका पेपर लीक हो गया है, तो इसमें सबसे बड़ी जो बुरा लगता है एक्चुअली, ये सिस्टम के अंदर से लोग हैं। जैसा कि वेद सर ने कहा था कि कॉकरोच अंदर घुसे हुए हैं। इस पेपर को अभी भी मतलब जैसे मार्केट में चल रहा है कि 2025 का भी पेपर लीक हुआ था, रीनीट का भी पेपर लोग लीक करा के टेलीग्राम पर बेच रहे हैं। अगर रीनीट के पेपर के लीक की खबर आ चुकी है तो समझिए बच्चे इस समय कितना प्रेशर में है कि पता चला जो पेपर होने वाला है वो भी लीक हो रहा है। तो मेरा ऐसा मानना है कि सरकार को एक ऐसे कह दिए कि ऐसी नजीर पेश करनी चाहिए या इस तरह का पनिशमेंट अभी ही अनाउंस कर देना चाहिए कि किसी की हिम्मत ही ना हो पेपर लीक कराने का। और ये लीक किए हुए पेपर से जो लोग डॉक्टर बनेंगे वो कैसे हमारा इलाज करेंगे यार? ये आने वाले हमारा फ्यूचर है, हमारे फ्यूचर डॉक्टर्स हैं। तो मेन चीज क्या है, जो सिस्टम के अंदर लोग हैं उनकी अंतरात्मा उन्हें नहीं लगती है कि हाँ वो कुछ लोग अपना फायदा लेने के लिए 22 लाख बच्चों के साथ के फ्यूचर के साथ खेल रहे हैं। और ये एनटीए के अंदर से लीक है सर। सेना लगाने से ये चीजें नहीं सुधरेंगी और सेना लगाने से बस यही लगता है कि ठीक है हो जाएगा। और मैं एक अपनी नहीं तो पर्सनल क्या बात आपको करता हूं, लगता है कि पेपर लीक हुआ? आपको लगता है मुकेश जी पेपर लीक हुआ है? हाँ सर बिल्कुल पेपर लीक अगर अंदर आप अब देखिए सर, जिस तरह से 2024 का पेपर लीक हुआ था, 24 के पेपर लीक के बाद ये बात बोली गई थी कि हर सेंटर पे मतलब 2 तरह के कोड पेपर भेजे जाते हैं। अब 2 तरह के कोड जब पेपर के भेजे जाते हैं और वो लास्ट मोमेंट पे डिसाइड होता है कि कौन सा कोड बच्चों के पास जाना है, ठीक है। अब ये कौन सा कोड इस बार जाना था, ये कैसे पता चल गया बाहर जो पेपर सर्कुलेट हो रहा है? ये भी बड़ी बात है कि साहब यही कोड जाएगा, क्योंकि 2 सेट भेजे जा रहे हैं और यही कोड जाएगा, ये बच्चों को कैसे पता चल गया? लेकिन मेरा ये सवाल इसलिए भी था मुकेश जी, क्योंकि नीट के जो एनटीए के जो चेयरमैन हैं वो इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि हम मानेंगे ही नहीं कि पेपर लीक हो गया। जब तक सीबीआई नहीं कह देगी तब तक नहीं मानेंगे हम। मतलब सीबीआई केवल वहां पे चाय नाश्ता करने आई है। मतलब अगर पेपर लीक नहीं होता तो सीबीआई इतनी बड़ी एजेंसी कैसे आ जाती वहां पर? लेकिन वो कह रहे हैं कि अब सीबीआई कहेगी अब तो तभी मानेंगे हम। अब उनका मानना ना मानना देखिए, दुनिया देख रही है, पूरा देश देख रहा है, सब देख रहे हैं। और वो एक पर्सन है जो नहीं मान रहे हैं। मैं उन्हें एनटीए नहीं मानता, वो एक पर्सन है जो नहीं मान रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट को इंटरवेंशन करना पड़ गया, पूरे देश के बच्चे परेशान हैं। मुझे बस एक चीज जो कहनी है, जो मेरे दिल से निकल रही है, 2024 में पेपर लीक हुआ था और इस साल भी लीक हुआ है ना। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री जी को खुद आके ये चीज बोलनी चाहिए बच्चों के लिए, क्योंकि वो परीक्षा पे चर्चा करते हैं। अगर वो परीक्षा पे चर्चा नहीं करते तो मैं बिल्कुल रिक्वेस्ट नहीं करता कि उनको आके बच्चों से बात करनी चाहिए। 22 लाख बच्चे हैं सर, यही हमारा यूथ है और यही आने वाले टाइम में वोट देगा और यही आने वाले टाइम में डॉक्टर बनेगा। विपिन शर्मा मेरे साथ मौजूद है। विपिन शर्मा जी, थोड़ा सा निराश हूं मैं, निराश इस बात को लेकर हूं क्योंकि पहले भी एनटीए से इस तरह की पेपर आउट की और लीक की बात आई थी, उस पर सरकार ने कार्रवाई की। सरकार ने कहा कि भाई जो महानिदेशक है जिनकी जिम्मेदारी है उनको हटा दिया। लेकिन जो चेयरमैन थे प्रदीप जोशी, वो उसी पद पर रह गए। दोबारा से पेपर आउट हो गया, दोबारा से आरोप लग गए। अब क्या हुआ? अब फिर से एक महानिदेशक अभिषेक सिंह को हटाओगे आप? प्रदीप जोशी अभी भी हैं और प्रदीप जोशी कह रहे हैं कि जब तक सीबीआई नहीं कह देगी मैं मानूंगा ही नहीं कि पेपर लीक हुआ है। प्रदीप जोशी कौन है? मध्य प्रदेश पीएससी के जब वो वहां पर थे चेयरमैन, तब भी उनके ऊपर गंभीर आरोप लगे। फिर उसके बाद उनको छत्तीसगढ़ पीएससी में भेज दिया, वहां भी बतौर चेयरमैन गंभीर आरोप उनके ऊपर लगे। फिर वो यूपीएससी में आ गए, यूपीएससी में भी उनके कार्यकाल में गंभीर आरोप उनके ऊपर लगाए गए। वहां के बाद अपना टेन्योर पूरा कंप्लीट करके वो एनटीए में आ गए और एनटीए में एक बार पेपर लीक होता है, वहां के महानिदेशक सुबोध सिंह को हटा दिया जाता है, उसके बाद दोबारा लीक होता है। अभिषेक सिंह मौजूद हैं लेकिन प्रदीप जोशी अपने पद पर डटे हुए हैं और पेपर लीक हो रहा है। एनटीए पर सवाल उठ रहे हैं, अभी तक अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया है, अभी तक हटाया नहीं गया है। और ऐसे लोग जिन पर गंभीर आरोप लगते रहेंगे, उसके बावजूद भी अपने पद पर बने रहेंगे, तो ऐसे लोगों का क्या होगा? सिस्टम तो कोलैप्स होकर ही रहेगा। वेदभूषण जी, माफ कीजिए विपिन जी। मनोज जी, बड़ा गंभीर मुद्दा है और अगर ये बार बार नहीं हो रहा होता तो शायद अगर मान के चले कि यहां पर ये पहली मर्तबा होता तो यहां पर बोला जाता कि आप धैर्य रखें। लेकिन ये जो बार बार एक रिपीट पैटर्न हो रहा है और साथ में किसी को क्या बताने की आवश्यकता है
कि हम लोग एक तरफ बात करते हैं राष्ट्र निर्माण की, चरित्र निर्माण की बात करते हैं, साथ साथ बोलते हैं कि जितने युवा हैं उन्हीं के कंधे पे देश का भविष्य टिका हुआ है और यहां पर युवा शक्ति को तवज्जो देनी है, उनको और सशक्त करना है। यहां पर अगर पेपर लीक का मामला आ रहा है, ग्रॉस इरेगुलरिटीज बार बार उजागर हो रहे हैं, तो यहां पर जिम्मेदारी भी लेनी पड़ेगी, क्योंकि यहां पर देखा यह जाता है, बड़ा एक कड़वा सच बोलने जा रहा हूं, और ये बात जो मैं बोल रहा हूं, आई एम गिविंग अ वेरी जनरलाइज स्टेटमेंट, स्वीपिंग स्टेटमेंट। जो नेता है हमारे, देखिए जब श्रेय लेने की बारी आती है तो सब लोग होड़ में सबसे आगे खड़े होते हैं, लेकिन विफलता के समय पल्ला झाड़ देते हैं, दे पास द बक। तो यहां पर सवाल ये पैदा होता है कि जिम्मेदारी कौन लेगा, क्योंकि यहां पर ये जो गंभीर, ये जो पैटर्न बन रहा है, आप ओएसएम की बात करें और साथ साथ कई जो शख्स है जिन पे गंभीर आरोप या पहले संदेह के घेरे में थे, उनको उनकी नियुक्ति करी गई है, तो क्या ये सवाल बनेंगे नहीं? मैं अभी मेरे से पहले जो सम्मानित अभी वक्ता बोल रहे थे, मैं उसी बात को आगे बढ़ा के बोलूंगा कि देश के माननीय प्रधानमंत्री दिवाली सेना के साथ मनाने जाते हैं, बहुत अच्छी बात है, प्रशंसनीय है, काबिले तारीफ, बहुत अनोखी मिसाल कायम करी है, और शिक्षा पे चर्चा होती है। तो यहाँ पर नैतिकता के आधार पर, क्योंकि देश के माननीय प्रधानमंत्री हैं, प्रधान सेवक हैं, तो यहाँ पर आगे आना चाहिए, क्योंकि ये जो पैटर्न बार बार 2024, तो ये साधारण बात नहीं है कि आप एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी आपकी है, और सीबीएसई, हम लोग सारे उसी पैटर्न से बाहर निकले हैं। अगर ये इतने गंभीर आरोप लग रहे हैं, बार बार यहाँ पर खामियां उजागर हो रही हैं, आप बच्चों पे सोचिए जो तप करते हैं, ये तपस्या से कम नहीं है। हम लोग जब बात करते हैं धार्मिक स्थलों को मंदिर बोलते हैं, वही बात है, शिक्षा के जो स्थल है वो मंदिर से कम नहीं है। तो यहाँ पर जब बच्चे पूरा साल मेहनत करके तपस्या करते हैं, क्या हक मिलता है? ये चंद लोग जो लोभी लोग हैं, किसी प्रलोभन में आकर, जो भी माफिया हो, यहाँ पर एक मिसाल कायम करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर ये मिसाल कायम नहीं होती, बहुत गलत संदेश जा रहा है। एक तरफ हम लोग बात करते हैं कि युवाओं को सशक्त करना है, और साथ साथ जैसे लीगल पार्लेंस में मनोज जी बोलते हैं, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, उसी तरह से अगर आप देर से इस मामले का संज्ञान लेंगे और उसमें देरी हो जाएगी, तो ये हमारा जो युवा है वो हताश होना स्वाभाविक है। ये मुझे लगता है ये बड़ा सवाल है, क्योंकि देखिए तमाम जो देश के युवा हैं, वो देश के युवा बहुत संघर्ष कर कर यहाँ तक पहुँच पाते हैं। वो 12th, उसके बाद फिर ग्रेजुएशन, उसके बाद फिर कंपटीशन एग्ज़ाम में बैठते हैं और उम्मीद करते हैं कि एक अदद नौकरी, समाज में स्थान उनको मिल जाए। लेकिन जब उनको पता चलता है कि साहब पेपर आउट हो गए हैं, उसके बाद पता चलता है नियुक्तियों में गड़बड़ियाँ हो गई। अब देखिए, मैं बहुत बड़े बड़े कांड हुए, राजस्थान में बड़े कांड हुए, मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाले में क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ? किसी अधिकारी को सजा मिल पाई? कोई बड़ी लकीर की? आज भी उसकी जांच चल रही है, और आज भी सीबीआई जिन लोगों को ढूंढ नहीं पा रही है, आज भी फर्जी डॉक्टर अस्पतालों से पकड़े जा रहे हैं। 4 दिन पुरानी बात बता रहा हूं कि फर्जी डॉक्टर पकड़ा गया, नौकरी कर रहा था ठप्पे से, वो भी व्यापम का खिलाड़ी। मतलब आप कल्पना कीजिए, पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में उनकी भांजी के ऊपर सवाल उठता है, और उसके बाद जब कॉपी निकालने की बात आती है आरटीए के तहत, तो बोले सर सारी कॉपियां जला दी। वो तो नियम है, जला दी हमने सारी। ये जो सिस्टम पर सवाल है, एनटीए हो गया, ये ओएसएम हो गया। मतलब मुझे ऐसा लगता है वेद प्रकाश जी, इस पूरे ये जितने भी लोग इसमें शामिल हैं, ये नशा बेचने वालों से ज्यादा खतरनाक हैं, ये आतंकवादियों से ज्यादा खतरनाक हैं। हमारे देश में एक कॉकरोच नाम का एक नया कीड़ा सोशल मीडिया पर रेंग रहा है, और लोग आश्चर्यचकित है कि भाई देश के बाहर बैठा एक व्यक्ति, उसने एक पार्टी बना ली बैठे बैठे, मजाक में ही बना ली होगी और रील के ही कारण बना ली होगी, जो भी कारण रहा होगा, लेकिन उसको भी नहीं पता था कि देश के युवाओं में कितना गुस्सा भरा हुआ है कि करोड़ों फैन उसके हो गए, फॉलोअर उसके हो गए। ये केवल नाराजगी ही है ना, ये गुस्सा ही है ना।
और ज्यादातर यूथ हैं, तो मुझे लगता है कि ये आतंकवादी से, ये हिंदू मुस्लिम के विवाद से ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये ड्रग्स से ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके बारे में सरकार को गंभीरता से सोचना पड़ेगा, बड़े बड़े लोगों को टांगना पड़ेगा, उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजना पड़ेगा। और जब तक ऐसा नहीं करेंगे तब तक युवाओं के अंदर जो गुस्सा है ना, वो गुस्सा ठंडा नहीं होगा। जी देखिए मनोज जी, जब भी सरकार ने चाहा है, तमाम लूपहोल्स को हर डिपार्टमेंट के अंदर, हर सिस्टम के अंदर खत्म किया गया है। पार्लियामेंट के पास कानून बनाने की क्षमता है, ताकत है, मेजॉरिटी में मोदी गवर्नमेंट है, वो चाहे तो आज इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। जितने लूपहोल्स हैं सारे भरे जा सकते हैं, बशर्ते कि सरकार चाहे। जो आपने 2024 का जिक्र किया, जिस मेन एक्यूज को उसमें अरेस्ट किया गया, उसको 2 साल बाद बेल दे दी गई। क्यों ना इसको नॉन बेलेबल सेक्शन कर दिया जाए। अभी आप मध्य प्रदेश के सीएम की डॉटर की बात करते, रिलेटिव की बात कर रहे थे, जो चीफ मिनिस्टर थे हरियाणा के, उनको 10 साल की सजा हुई, आके बाहर आ गए। चीफ मिनिस्टर बिहार जो है वो, उनके ऊपर भी इस तरह के एलिगेशन है कि उन्होंने परीक्षाओं में गड़बड़ की, लैंड फॉर स्कैम, फला स्कैम, दुनिया भर, वो अपने घर में आराम से बैठे हुए नेतागिरी कर रहे हैं। तो जब तक इन लूपहोल्स को कवर नहीं किए जाएंगे, ये जो न्यू कॉकरोच जिसकी आप बात कर रहे हैं, नए तरह के जो कॉकरोच हैं जो सिस्टम में बैठे हुए हैं, चाहे वो जुडिशरी के अंदर है, पॉलिटिक्स राजनीतिकों के अंदर है, जब तक उसको आप लगाम लगाने की कोशिश नहीं करेंगे तो ये दोबारा होगी, तिबारा होगी। नीट लगा दें, एनटीए लगा दें, सीबीएसई लगा दें, किसी को भी लगा दें, क्योंकि कोई गारंटी नहीं है कि इसके बाद में ये परीक्षाएं दोबारा से उसमें चीटिंग, फ्रॉड और तमाम इंपर्सोनेशन की चीज नहीं होंगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। पहले समय में जब भी कोई इस तरह की मेजर इंसिडेंट होता था, ट्रेन पलट जाती थी, जो रेल मिनिस्टर थे इस्तीफा दे देते थे, परंतु जो धर्मेंद्र प्रधान है वो बिल्कुल बेशर्मी के साथ बैठे हुए हैं। कायदे में इतना बड़ा दोबारा उनके वक्त में, उनकी मिनिस्ट्री के टाइम में इस तरह का कांड हुआ था, तो मॉरल ग्राउंड पर उसी दिन उनको इस्तीफा दे देना चाहिए था। लिपापोती नहीं, लिपापोती से काम नहीं हो सकता है कि 21 तारीख को जो आप एग्जाम बता रहे हैं उसके अंदर फिर वही चीज हो जाए, क्योंकि फुल प्रूफ सिस्टम अभी तक आप बना नहीं पाए, तो फिर उसका क्या जवाब होगा? क्या मंत्री जी फिर उस टाइम पर इस्तीफा देंगे, या अभी और इंतजार कर रहे हैं कि अभी और घोटाले हो जाए? क्योंकि जब एनटीए के अंदर बैठे हुए प्रोफेसर, महिला मैं महिला बता रहा हूं, महिला जो इतनी सम्मानित है, महिला है, उनको अरेस्ट करना पड़ता है, तो क्या स्थिति होगी? कोई गारंटी ले सकते हैं धर्मेंद्र प्रधान या भारत सरकार के दोबारा इस तरह की चीजें नहीं होंगी? मुझे नहीं लगता। जब तक आपकी इच्छा शक्ति, विल नहीं होगी इस पार्लियामेंट के अंदर, आप कानून बनाए इस तरह के कि उनको आजीवन कारावास होगी, और आजीवन कारावास बिल्कुल सत्य होगी, ट्रुथ के साथ होगी। ये नहीं कि आप मैनेज करके तमाम तरह की चीज, जैसे राम रहीम पैरोल पर बार बार आ जाते हैं घूमने फिरने के लिए, अपनी देखने के लिए, महफिल देखने के लिए, इस तरह की चीजें जब तक समाज के अंदर रहेंगी, एक गलत मैसेज जाएगा। और जो जैन जी है, जिसको कि समझाने की, रोकने की कोशिश की जा रही है और काफी लोग भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि कोई अनहोना इस देश को देखना पड़े, मुश्किलों का सामना करना पड़े। क्योंकि जो स्टूडेंट पढ़ते हैं, मैंने स्टूडेंट्स को देखा है किंग्सवे कैंप में, तमाम दिल्ली के अंदर, राजेंद्र नगर में 24 घंटे के अंदर 18 घंटे पढ़ते हैं, दाढ़ी बढ़ जाती है, ये नहीं पता होता क्या करना है क्या नहीं करना है। गांव देहात, दूर दराज से उनके माता पिता पूरी जिंदगी की कमाई लगा देते हैं कि शायद हमारा बच्चा एक दिन डॉक्टर बनेगा तो हमारा सम्मान से सिर ऊपर उठ जाएगा, परंतु जब वो इन चीजों को देखते हैं तो कितनी हराशा, निशारा होती हुई आपने देखा कि उस बच्चे सुसाइड कर गए। किस हद तक समाज के अंदर ये स्थिति घुस चुकी है। तमाम चीजें एड्रेस किए जाने की जरूरत है, और सिंसियरली, ये नहीं कि उस पर लिपापोती करके धर्मेंद्र प्रधान या राजनाथ सिंह जी कोई सेना वेना भेजकर, कुछ टुकड़ियां भेजकर कर दे। हमें वो वार के लिए रखें, उसको बॉर्डर के लिए रखें सेना को। यहाँ सेना की जरूरत नहीं, यहाँ केवल इच्छा शक्ति की जरूरत है। यदि आपकी इच्छा शक्ति जग गई तो दोबारा इस तरह की चीज समाज के अंदर नहीं हो पाएंगी। परंतु ये जागने का समय है, अब भी नहीं जागे तो उसका परिणाम, दुष्परिणाम हो सकता है। जैन जी या कॉकरोच जिनको आप बता रहे हैं, यदि वो जाग गए तो फिर एक नई तरह की समस्या हो जाएंगी। एग्जाम तो छोड़ो, कोविड से बुरी पोजीशन होने वाली है, और जिस तरह के हालात चल रहे हैं उस तरह के हालात के अंदर देश के अंदर किसी भी समय विस्फोट हो सकता है। विस्फोट के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। अशोक सिंह जी मेरे साथ मौजूद हैं। अशोक सिंह जी, वाकई चूंकि बढ़ती हुई जनसंख्या है, एक शिक्षा का दबाव है, उसके खर्च का दबाव है, परिवार का दबाव है, नौकरियां हैं नहीं हैं, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, और सबसे बड़ी चीज है कि आज के जेनजी में पेशेंस नहीं है, और उसमें भी जब वो इस तरह की घटना देखता है तो उद्वेलित हो जाता है।
कोई बड़ी बात नहीं है कि सड़कों पर जब गुस्सा फूटेगा तो शायद संभाल नहीं पाएंगे, इसलिए कम से कम उनको भरोसा दिलाया जाए। आप बहुत सारे स्टूडेंट से मिलते होंगे, जुलते होंगे, उनकी भावनाओं को समझते होंगे। इस तरह की घटनाओं को लेकर, चाहे वो सीबीएसई का हो, ओएसएम हो या फिर नीट को लेकर है, आपसे बच्चों ने क्या बातें कही हैं, क्या बातें शेयर की हैं, उनका दर्द क्या रहा है, वो क्या कहना चाहते थे? जी देखिए, जो स्टूडेंट सिंसियरली मेहनत से पढ़ते हैं तो दिल टूटना बिल्कुल जायज बात है, और इस तरह का जो सिस्टम पे भरोसा उठना ये बहुत ही खतरनाक बात है किसी कंट्री के लिए। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि फिजिकल एग्जाम कंडक्शन ये 22 लाख लोगों का पॉसिबल नहीं है। अगर आप चाइना को देखें, वहाँ गांव खाओ एग्जाम होता है जो वहाँ के कॉलेजेस में एडमिशन्स के लिए होता है, हमसे 4 गुना बड़े स्केल पे होता है, और फिर भी बिना किसी करप्शन के बहुत एफिशिएंटली वो कंडक्ट किया जाता है। तो अगर इच्छा शक्ति हो तो डेफिनेटली एग्जाम को कंडक्ट किया जा सकता है। स्टूडेंट के लेवल पे देखिए, मेंटल हेल्थ स्टूडेंट का, मैं तो स्टूडेंट को, जो भी बच्चे हमसे लगातार, हम लोग तो स्टूडेंट से ही मिलते हैं और पेरेंट्स से मिलते हैं, तो मैं तो उनको ये कह रहा हूँ कि टेक इट एज एन एडवांटेज कि 1 महीने और आप प्रिपेयर कीजिए और 21 जून को एग्जाम लिखिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि 21 जून को एग्जाम फेयरली कंडक्ट हो। मैं यहाँ पर जो 3 और जेंटलमैन जो बात कर रहे थे, तो उनमें मेरा एक ही यहाँ ओपिनियन है कि डेफिनेटली देखिए, ये कंट्री को बिलीव है इनके टॉप लीडर पे, और प्रधानमंत्री को यहाँ पर जरूर इसके ऊपर में चर्चा करनी चाहिए। अभी तक क्यों नहीं किया है, ये दुखद बात है। ये एक्चुअली चर्चा होनी चाहिए और उनको भरोसा दिलाना चाहिए, मेरे और आपके नहीं। हम लोग अपने लेवल पे काम कर रहे हैं, लेकिन उनको ये आके खड़े होके इसकी जिम्मेवारी लेनी चाहिए और कहना चाहिए कि अब जो है नीट में जो 21 जून को एग्जाम होगा वो 100% सही तरीके से कंडक्ट होगा, इसकी जिम्मेवारी मैं ले रहा हूँ। अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली बच्चों को एक भरोसा आएगा। सिस्टम पे भरोसा होना, अपने कंट्री पे प्राउड फील करना, सिस्टम पे बिलीव करना, ये बेहद जरूरी है, क्योंकि जो जेनजी है वही आगे इस कंट्री को एक डेवलप्ड कंट्री बनाएगा। और जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो इन बच्चों को ये भरोसा बिल्कुल होना चाहिए कि उनका एग्जाम फेयरली कंडक्ट हो रहा है, ताकि वो मोटिवेटेड रहें पढ़ाई के लिए। तो सिस्टम में आप लोग जो काम कर रहे हैं, जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं, वो बहुत जरूरी है, लेकिन जो हमारे टॉप लीडर हैं उनको आगे आके ये मोटिवेशन और ये चर्चा करना बेहद जरूरी है। नहीं, मुझे ऐसा लगता है अशोक जी कि निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री जी के सामने ये बात पहुंची है, और तभी उन्होंने राजनाथ सिंह जी को अधिकृत किया है कि भाई इस मामले को जरा गंभीरता से देखा जाए। अब यहाँ पर चूंकि शिक्षा विभाग की बातों को, शिक्षा विभाग की चीज़ को एक रक्षा मंत्री अगर टैकल कर रहे हैं, तो यहाँ तो फेस लॉस धर्मेंद्र प्रधान का हुआ है, शिक्षा मंत्री का हुआ है, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है ना कि व्यवस्था में कौन जिम्मेदार है, ये देखना होगा। मैंने बहुत सारी सरकारें देखी हैं, उन सरकारों में मैंने ये भी देखा है कि अगर कोई ऐसा विभाग है, कोई ऐसी विंग है, अगर उसमें कोई गड़बड़ी पाई गई है, वेद प्रकाश जी तो मेरे साथ मौजूद है। वेद प्रकाश जी, अगर कोई एसएचओ है और उनके थाने में कोई बड़ी घटना हो गई है तो उन्हें हटा दिया जाता है, सस्पेंड किया जाता है। लेकिन यहाँ पर सीबीएसई के जो चेयरमैन हैं वो क्या कर रहे हैं, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो रही है? सरकार ने उनको अभी तक हटाया क्यों नहीं है? सरकार ने उनके खिलाफ अभी तक एक्शन क्यों नहीं लिया है? सो कॉज नोटिस क्यों नहीं इशू किया है? उनके बाकी के जितने भी अधिकारी हैं उनके खिलाफ क्यों नहीं किया है? एनटीए में इतना बड़ा गड़बड़ झाला हो गया है, प्रदीप जोशी चेयरमैन बैठे हुए हैं, अभिषेक सिंह के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है? सीबीआई घुस गई, मतलब सीबीआई घुस गई, और सीबीआई जो है वो छोटी छोटी चींटियों को पकड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन जो सिस्टम के मुख्य लोग हैं उनको अपने पद से हटा के उन्हें सस्पेंड क्यों नहीं किया गया? तो ये जो मतलब मैं ये कह रहा हूं ना कि सरकार जो व्यवस्था में लोग बैठे हैं सीधा उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? मुझे लगता है अगर उनके खिलाफ सीधी कार्रवाई होने लगे तो शायद एक डर होगा सिस्टम में, एक भय होगा जो कि खत्म हो गया है। लोग ये समझने लगे हैं कि भाई अगर हम कार्रवाई करेंगे तो सवाल हमारे ऊपर उठने लगेंगे। उठने नहीं लगेंगे,
उठ रहे हैं। देश ये सवाल पूछ रहा है, मुकेश वर्मा ये सवाल पूछ रहे हैं, 21 लाख 24 लाख बच्चे ये सवाल पूछ रहे हैं, और हर बच्चा अपने घर को प्रभावित कर रहा है, और वो घर आपको, आपकी राजनीति को, आपकी पार्टी को और आपकी सरकार को भी प्रभावित करेगा। इसलिए सबसे पहले जो व्यवस्था के लिए जिम्मेदार लोग बैठे हैं, काय के लिए आपको गाड़ी घोड़े दे रखे हैं? जलवा करने के लिए। अगर सीबीएसई के चेयरमैन पद पर बैठे हैं तो सबसे पहले उनको पनिश कीजिए, ऊपर से शुरू कीजिएगा, नीचे से बाद में शुरू करेंगे, क्योंकि अगर ऊपर से शुरू नहीं करेंगे तो व्यवस्था नीचे ठीक नहीं होगी। मुकेश जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप मनोज जी, बिल्कुल ये अंदर से ही शुरू करना चाहिए और स्टार्टिंग होनी चाहिए एनटीए के जो चीफ हैं उनके रेजिग्नेशन के साथ। पूरी जिम्मेदारी एनटीए की है, क्योंकि पेपर कंडक्ट करने की जिम्मेदारी एनटीए की है। और अभी जो मतलब अशोक जी ने भी कहा कि एक बार प्रधानमंत्री जी को ऐसा मतलब हेड ऑफ द फैमिली उनको आके एक बार एड्रेस जरूर करना चाहिए बच्चों को बहुत उम्मीद लगेगी। 21 तारीख वाला पेपर अगर कुछ उसके साथ गड़बड़ होता है तो बच्चे सच में टूट जाएंगे। तो ये मेरा रिक्वेस्ट है सभी से कि किसी भी तरह से उस पेपर को पूरी सेफली कराया जाए, बहुत अच्छे से कराया जाए। चाहे आपने, ठीक है, आप आर्मी लगाने का फैसला कर चुके हैं, आगे से लेकिन ऐसी गलती ना हो, इसके लिए एनटीए में सुधार करने की जरूरत है। तो मैं यही चाहूंगा कि बच्चे इस चीज से अफेक्ट ना हो, बच्चे अपनी तैयारी पर ध्यान देते रहें। सरकार काम कर रही है। आपके माध्यम से मैं ये भी बताना चाहूंगा, जैसा कि आप खुद ही बता रहे हैं कि राजनाथ सिंह जी के घर पे पूरी मीटिंग चल रही है, तो सरकार काम कर रही है। बच्चों को मेरा मैसेज होगा कि बच्चे आप अफेक्ट ना हो और आप पूरी तैयारी करते रहें। और मनोज जी, एक चीज मैं आपको और याद दिलाना चाहूंगा, जब हम लोग क्लास 10th किया करते थे तो उससे पहले, मतलब मैं यूपी से हूँ, तो एक सरकार हुआ करती थी जिसने सपुस्तक परीक्षा करा दी। फिर कल्याण सिंह जी की सरकार आई। कल्याण सिंह जी की सरकार में मजाल है किसी के ने मतलब कभी नकल करी हो? बिल्कुल नकल हो गई, जीरो। तो ऐसा जब एक कल्याण सिंह जी खुद कर सकते थे, मतलब उस टाइम वो मुख्यमंत्री बने यूपी के, और उन्होंने ये काम कर दिया, वो काम अभी पूरे इंडिया में क्यों नहीं हो सकता? जबकि हम मोदी जी को इसी चीज के लिए जानते हैं कि भाई उनके डिसीजंस बहुत देश के हित में होते हैं। तो अगर यहाँ पर एक स्टेप होता है और बच्चों को पूरा भरोसा मिलता है कि नहीं अब ऐसा नहीं होगा, तो बच्चों की उम्मीद जाग सकती है। वरना बच्चे तो इस टाइम बहुत दुखी हैं और वो इस चीज को लेकर डरे हुए हैं कि कहीं सर 21 जून का पेपर भी कहीं लीक ना हो जाए। ये बड़ा सवाल है। विपिन जी, मुझे लगता है थोड़ी निराशा है इस पर। सरकार को दो चार बड़े गंभीर कार्रवाई करनी पड़ेगी, ऊपर से कार्रवाई शुरू करनी पड़ेगी, बात नीचे से नहीं बनेगी। इसको मनु जी, अंग्रेजी का एक फ्रेज मैं इस्तेमाल करूंगा, सिस्टमिक क्लेंसिंग इज नीडेड, कि यहां पर ऊपर से कोई इसमें दो राय नहीं है कि यहां पर ऊपर से कार्रवाई होनी चाहिए। बक शुड स्टॉप समवेयर। और मैं उदाहरण के तौर पे एक जरूर बोलूंगा, बतौर पत्रकार मैं कई मर्तबा शीला दीक्षित जी जब मुख्यमंत्री थी दिल्ली की, उनको मिला करता था, और एक बात के लिए वो जानी जाती थी हमेशा, जो 1998 से लेकर 2013 का दौर बतौर दिल्ली वासी हम सबने देखा है कि वो बोलती थी जब यहां पर जो भी हो, श्रेय की बात छोड़िए, विफलता के लिए मैं जिम्मेदार हूं। ऐसे नेताओं की आवश्यकता है। और यहां पर एक तरफ हम बात करते हैं युवाओं के कि उनको सशक्त करना है, और यहां पर तो हम उस दौर में जी रहे हैं। बड़ी जरूरी बात मैं चाहता हूं दर्शकों तक जानी चाहिए। हम लोग वी आर लिविंग इन दिस एरा वेयर वी हैव दीस क्रेजी कट ऑफ्स 99.9 99 प्लस। तो जब एक एक मार्क से, नंबर से यहां पर फैसला हो जाता है तकदीर का, तो यहां पर अगर इतने बड़े गैप्स आ रहे हैं, ग्लेयरिंग गैप्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब है ऑल इज नॉट वेल। यहां पर कोई बहुत बड़ी गड़बड़ी है जिसको सुधारने की आवश्यकता है, और यहां पर आना पड़ेगा सामने। और यहां पर तो बिल्कुल हम लोग तो आग्रह कर सकते हैं कि देश के माननीय प्रधानमंत्री सामने आए, क्योंकि ऐसे ना हो, क्योंकि देश सबका है, सब देश प्रेमी है। और बड़े जिम्मेदारी से मैं बात बोल रहा हूं, महिला खिलाड़ी भी जब अनशन पे थी, धरना पे थी, तो वहां पर भी विलंब हुआ। किसान जो देश का अन्नदाता है वहां पर भी विलंब। तो यहां पर कम से कम, क्योंकि छात्रों से जुड़ा ये मुद्दा है, हम लोग राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं और यहां पर अपना सपना संजो के बैठे हैं, महाशक्ति बनेंगे, विश्व गुरु बनेंगे, आत्मनिर्भर बनेंगे, सोने के चिड़िया वाले दौर को दोबारा लेके आएंगे। तो यहां पर अगर, और मैं एक और बात जोड़ूंगा, अगर हम तुलना करें कि एनटीए की ईसीआई से, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से, तो जनाब कोई रॉकेट साइंस नहीं है। वो लोग अगर चुनाव की प्रक्रिया करा सकते हैं, फ्लॉज हो सकते हैं, लैकुनेस हो सकते हैं, मैं उस पर चर्चा नहीं कर रहा, वहां पर पक्ष विपक्ष दोनों राय हो सकती हैं, लेकिन मुद्दा यह है कि जब वहां पर
कितना बड़ा आंकड़ा होता है जब चुनाव कराए जाते हैं। तो इसका मतलब है बच्चों की भविष्य उतनी अहमियत नहीं है क्या कि एनटीए जो संस्था है, जो एस्टेब्लिशमेंट है, कि अगर वो बार बार लैकुनेस आ रहे हैं उसको एड्रेस क्यों नहीं करा जा रहा? किस बात का इंतजार हो रहा है कि यहाँ पर कोई और मुद्दा बिल्कुल पानी सर के ऊपर से निकल जाए? मुझे लगता है इट्स अ नाउ और नेवर सिचुएशन. Those at the helm of the affairs must come and take stock of the situation before it is too late in the day. ये बड़ा सवाल है। मेरे साथ वेद प्रकाश जी मौजूद है। वेद प्रकाश जी, अब आप क्या देख रहे हैं, सरकार किस दिशा में आगे बढ़ रही है और क्या अब हम ये कह सकते हैं कि जो अभी तक खामियां दिखाई दी हैं पेपर लीक की या तमाम अव्यवस्थाओं की, विसंगतियों की, अब ऐसी नहीं होगी? क्या हम ये कह सकते हैं भरोसे के साथ? देखिए मनोज जी, नेचुरल जस्टिस का एक सिद्धांत है कि जब किसी के खिलाफ या किसी डिपार्टमेंट के खिलाफ या उसके मैटर्स के बारे में जांच होती है तो उसको उसके पद से टेम्परेरी तौर पर, अस्थायी तौर पर हटा दिया जाता है। जैसे भी आपने एग्जाम्पल दिया था, थाने के अंदर कोई गड़बड़ होती है तो एसएचओ को लाइन हाजिर भेज दिया जाता है। तो क्यों ना मिस्टर जोशी जो इस पद पर बैठे हुए हैं और सीबीआई जांच कर रही है उसके अंदर, तो क्यों ना टेम्परेरी, वो इतने आरे प्यारे या इतने नजदीकी हैं, उनको टेम्परेरी हटा दें। जब सीबीआई की जांच पूरी हो जाए, उनको क्लीन चिट मिल जाए, आप दोबारा उनको ला सकते हैं। पर इस तरह की चीजें ना रखने से बहुत बड़ा एक मैसेज आता है कि आप कुछ ना कुछ फेवर करना चाहते हैं। उसी जो एनटीए के चीफ जिसके अंडर में तमाम गड़बड़ी घोटाला सामने निकल कर आया, वो अभी भी उस पद पर तैनात है। वही नहीं, उनके साथ जितनी बड़ी फिश है एनटीए के अंदर, उन सबको स्टेप डाउन करना चाहिए। टिल द इंक्वायरी पेंडिंग, इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और इन्वेस्टिगेशन एक बड़ा संजीदा और एक मामला होता है। उसके अंदर तमाम डॉक्यूमेंट, तमाम लोगों के स्टेटमेंट, तमाम तरह की जानकारियां इकट्ठी की जाती हैं। परंतु उसी पद पर एक आदमी बैठा हुआ है जिस डिपार्टमेंट के खिलाफ सीबीआई जांच कर रही है, तो उसमें डाउट हो जाता है, शक क्रिएट होता है फेयरनेस ना होने का और बहुत सारी चीजों को। बिल्कुल आपने सही कहा कि भाई वो आदमी अगर वो अपने पद पर बैठा हुआ है तो फिर क्या जांच होगी और क्यों ना जांच प्रभावित की जाएगी, जबकि पहले भी ऐसा हो गया। खैर, समय का अभाव है, इंतजार करेंगे कि क्या कुछ निकल कर आता है। और राजनाथ सिंह जो कि बैठक उन्होंने की है, वो भी अब किन मुद्दों के जरिए इस पूरे मामले पर आगे बढ़ेंगे और क्या निर्देश देंगे, तमाम अधिकारियों को इंतजार करना होगा। फिलहाल मैं सभी का शुक्रिया करना चाहता हूं, इस कार्यक्रम में मेरे साथ मौजूद रहे। खबरों के सफर में इतना ही, बाकी की खबरों के लिए आप चलते रहिए इंडिया न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।